नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इक्विटी, डेट और गोल्ड तीनों एसेट क्लास को एक ही फंड में शामिल करके आप बना सकते हैं एक बैलेंस्ड और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। लेकिन क्या हर मल्टी एसेट एलोकेशन फंड देता है सही कॉम्पोजिशन? कैसे चुने सही फंड? क्या हो रही बैलेंसिंग की स्ट्रैटेजी? कैसे समझे टैक्सेशन का असर? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ है कंप्लीट सर्कल कैपिटल के सीनियर पार्टनर विकास पुरी और निमित कंसल्टेंसी के फाउंडर नितेश बुद्धदेव। विकास, नितेश, आप दोनों का बहुत स्वागत करते हैं आज मनी गुरु में हमारे साथ इस शो में शामिल होने के लिए। मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स न सिर्फ पॉपुलैरिटी के लिहाज से बल्कि निवेश के लिहाज से भी एकदम हिट है। विकास, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, क्योंकि इसका जो कंस्ट्रक्शन, इसका जो कॉम्पोजिशन है वो कहता ही है डाइवर्सिफिकेशन या वन स्टॉप सोल्यूशन टू ऑल योर प्रॉब्लम्स। तो एक ऑल वेदर फंड के रूप में मल्टी एसेट फंड की क्या खासियत है? धन्यवाद स्वाति, आपने शो में बुलाने के लिए। नितेश भाई, बहुत बहुत अच्छा लगा आपके साथ शो करते हुए। देखिए स्वाति, हम जब एसेट एलोकेशन की बात करते थे और अपने पोर्टफोलियो बिल्डअप की बात करते थे, तो हम ये कई बार बोलते ही है कि आप अपना डेट फंड अलग से ले लीजिए, गोल्ड फंड अलग से ले लीजिए या सिल्वर अलग से ले लीजिए। लेकिन आप मार्केट की डेप्थ देखिए, इतनी बढ़ती जा रही है। और पहली चीज तो यही होगी कि जब आप इतने सारे अगर फंड्स ले लें तो उसको संभालना भी बहुत मुश्किल होता है। और वहां पे एक कैटेगरी जो इवॉल्व हो गया वो आई मल्टी एसेट कैटेगरी, क्योंकि नाम ही इसका मल्टी एसेट है। और एज पर एमफी एंड सेबी जो इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया कि मिनिमम 10% किसी एक एसेट क्लास में होना चाहिए और मिनिमम 3 एसेट क्लासेस में होने चाहिए, तो ये मल्टी एसेट जो है क्वालिफाई करता है। अब इसमें क्या क्या है? इसमें इंडियन इक्विटीज है, इसमें ओवरसीज इक्विटीज है, इसमें गोल्ड हो सकता है या अदर कमोडिटीज हो सकती हैं। कुछ फंड हाउसेज इसमें लाइक कॉपर या दूसरे जो मेटल्स हैं उसको भी इंक्लूड करते हैं। इसमें इन्वेट्स भी इंक्लूड हो सकता है और इसमें रीट फंड जो कैटेगरी है वो भी इंक्लूड हो सकती है और इसमें डेट फंड भी इंक्लूड हो सकता है। अब आप देखिए स्वाति, अगर हम जैसे आपके शो के माध्यम से कितने इन्वेस्टर्स को यही बोलते हैं कि आप अपने पोर्टफोलियो का जो बास्केट है उसको थोड़ा सा रिड्यूस करके रखें, उसको बहुत ज्यादा स्ट्रेच ना होने दें। और दूसरी तरफ हम यदि ये भी बोलते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में डेट भी होना चाहिए, आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड भी होना चाहिए। अब सिल्वर का आप देखें कितना ज्यादा उसमें इंटरेस्ट लेवल बढ़ा है, तो सिल्वर भी होना चाहिए। अब ऐसे केस में हम अपने आप को कैसे कॉन्ट्राडिक्टरी वो पोर्टफोलियो बना दें कि हम स्कीम्स भी कम रखें लेकिन हमें एक्सपोजर भी चाहिए दूसरे एसेट क्लास का। और वहां पे ये मल्टी एसेट जो फंड होता है, ये बहुत बहुत ही एक अप्रोप्रिएट सोल्यूशन जो फंड मैनेजर्स ने ये क्रिएट किया है इन्वेस्टर्स के लिए। और ये सबके लिए है, मतलब इसमें सिर्फ क्या है कि अपनी अपनी रिस्क एपिटाइट या अपने प्रोफाइल के हिसाब से इसकी एलोकेशन अलग अलग हो सकती है, कंजर्वेटिव या एग्रेसिव या मॉडरेट के लिए। बट ये एक ऑल वेदर फंड जैसे आपने बोला, ये आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा हो सकता है। और ये आपको पोर्टफोलियो को ना ही स्टेबिलिटी देगा बल्कि एक अच्छी डाइवर्सिफिकेशन भी दे देता है। तो डाइवर्सिफिकेशन के साथ साथ रिस्क प्रोफाइल को मैनेज करने का काम मल्टी एसेट एलोकेशन फंड बेहतरीन ढंग से करता है। आप एक कंजर्वेटिव निवेशक हैं या फिर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, आपके लिए मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में हर कोई चीज़ मौजूद है, क्योंकि हर एक फंड का जो कॉम्पोजिशन है वो अलग ढंग से काम करता है। वही हम आज आगे इस शो में समझने की कोशिश करेंगे। पर क्योंकि बात ये पूरा खेल ही रीबैलेंसिंग का है नितेश, जब हम अभी मार्केट में देख रहे हैं करेक्शन का मूड है या वॉलेटिलिटी है, गोल्ड सिल्वर एट ऑल टाइम हाई है, मतलब कमोडिटीज चमक रही है, डेट में लो इंटरेस्ट रेट हम देख रहे हैं, अभी आगे और भी इंटरेस्ट जो रेट्स कट हो सकते हैं। तो एक फंड मैनेजर के लिए एक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में जो रीबैलेंसिंग की स्ट्रैटेजी है वो किन फैक्टर्स पर आधारित रहती है? बिल्कुल स्वाति, थैंक यू आज मुझे शो में इनवाइट करने के लिए। थैंक यू विकास जी। स्वाति, जैसे आप बता रहे हो ये ऑल वेदर फंड है और विकास जी ने जैसे बताया कि मिनिमम 3 असेट क्लास में आपको 10% रखना पड़ेगा। मिनिमम 3 असेट क्लास हो सकता है गोल्ड, सिल्वर, इक्विटी, आपका फॉरेन इक्विटी आ गया, डेट आ गया। तो ऐसे में मिला के मिनिमम 10% कोई भी 3 असेट क्लास में है तो एक मल्टी असेट एलोकेशन फंड बन जाएगा। और इसमें क्या हो रहा है इंडस्ट्री में सारे रिस्क प्रोफाइल के लिए, और मैं बोल रहा हूँ हर एक पोर्टफोलियो में इसकी जगह है। जैसे आपने स्वाति प्रॉपरली बोला कि ऑल वेदर फंड, और मुझे लगता है हर पोर्टफोलियो में एक मल्टी असेट एलोकेशन फंड होना चाहिए। और जो बात आपने मुझे पूछा कि ये किस बेस पे डिसाइड होता है, बिकॉज मार्केट में जो भी मल्टी एसेट एलोकेशन फंड अवेलेबल है उसमें काफी तरह की वैरायटीज देखने मिलेगी। कोई इक्विटी 30% रखता है, कोई डेट 50% रखता है, किसी में गोल्ड ज्यादा है या किसी में फॉरेन इक्विटी का एलिमेंट है। तो मैं ऐसे बोलना चाहूंगा स्वाति, कोई भी 2 मल्टी एसेट एलोकेशन आप निकाल के देखेंगे उसका पोर्टफोलियो तो बहुत सेम नहीं दिखेंगे और उसमें काफी तरह की वैरायटीज मिलेगी।
नाउ ये डिसाइड कौन से बेसिस पे होगा कि अभी गोल्ड एक्सपेंसिव है या अभी इक्विटी एक्सपेंसिव है, बिकॉज आपको 3 असेट में मिनिमम 10% रखना है। तो मान लीजिए किसी ने 60% इक्विटी में रखा है और 20% गोल्ड में रखा है। अब फंड मैनेजर और हर एएमसी जो है उसके पास उनका एक इंटरनल वैल्यूएशन मॉडल है, जिसमें आ जाता है, जब आप इक्विटी वैल्यूएशन की बात करते हैं स्वाति, तो आपका पीबी रेशियो हो गया, प्राइस टू इक्विटी रेशियो हो गया, डिविडेंड यील्ड रेशियो हो गया। ये डिसाइड करता है कि फंड में मेरा एक लिमिट है जहां पे मैं समझो 60% इक्विटी रख रहा हूं, पर ये मोमेंट पे जब मार्केट एक्सपेंसिव है या इक्विटी वैल्यूएशन एक्सपेंसिव लग रहा है, ये आधार डिसाइड होता है जो फंड की आपकी जो एक प्रोडक्ट नोट होती है उसमें मेंशन होता है कि ये इक्विटी का वैल्यूएशन ऐसा रहेगा, तो इससे इतना एक रेंज में इक्विटी रखेंगे। अब बात आती है गोल्ड की स्वाति, जैसे हम देख रहे हैं गोल्ड लगातार लाइफ टाइम हाई मार रहा है। तो स्वाति एक इंटरेस्टिंग डेटा मैं देख रहा था, गोल्ड का अलोकेशन हर मल्टी एसेट अलोकेशन फंड में कम हुआ है। अगर मैं लास्ट 6-8 महीने या 1 साल का कंपेयर करूं स्वाति, तो हर किसी में गोल्ड का अलोकेशन कम हुआ है। और जब मैं एक फंड की बात कर रहा हूं, जैसे व्हाइट ओक के फैक्ट शीट में लिखा है, उसके प्रोडक्ट नोट में लिखा है कि गोल्ड टू डॉलर रेशियो या तो गोल्ड टू इक्विटी रेशियो कितना है, उस बेस पे वो गोल्ड का वैल्यूएशन नक्की करेंगे और उस बेस पे गोल्ड का पोर्टफोलियो में क्या हिस्सा होना चाहिए उस आधार पे वो लोग ऊपर नीचे करेंगे गोल्ड को। तो स्वाति एक डेटा, बहुत ही अच्छा डेटा सामने निकल के आ रहा है। व्हाइट ओक का अभी का जो गोल्ड अलोकेशन है वो 12.6% है। ये सेम गोल्ड अलोकेशन लास्ट जुलाई में तकरीबन 22% था। तो ये ऐसे गोल्ड में, इक्विटी में, डेट में, सब में डायनामिकली आपका फंड मैनेज होगा, नहीं कि सिर्फ आपका असेट अलोकेशन होगा। तो ये एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है जी स्वाति। ओके, तो गोल्ड क्योंकि अभी अच्छा कर रहा है, तो व्हाइट ओक का जो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है, जैसा नितेश ने बताया कि उसमें अराउंड 22% तक का एलोकेशन है, जो कि क्योंकि मिनिमम 10% तो आपको रखना ही है, पर एज एंड व्हेन मार्केट कंडीशंस होते हैं, जो फंड मैनेजर हैं या जो फंड हाउस है वो डिसाइड करते हैं कि एलोकेशन कहाँ पर घटाना और बढ़ाना है। एब्सोल्युटली। कुछ और फंड्स का हम यहाँ पर एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स की स्ट्रैटेजी रहती कैसी है। लेकिन उसके पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मल्टी एसेट एलोकेशन फंड से जुड़ा हुआ है, वो है टैक्सेशन का भी, जो समझना बेहद ज़रूरी है। कुछ जो बदलाव हुए थे हमने जो पिछले बजट में देखे थे विकास, उसमें मल्टी एसेट एलोकेशन फंड भी शामिल था। कुछ ऐसे फंड्स हैं जो इक्विटी हैवी हैं, कुछ ऐसे फंड्स हैं जिनमें इक्विटी कम है, लेस देन 65% बट मोर देन 35%। तो ऐसे जो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है वो किस तरीके का टैक्सेशन अट्रैक्ट करते हैं? सी ब्रॉडली स्वाति, अगर हम यूनिवर्स मल्टी एसेट फंड्स का, तो आपको फंड्स में मिले जुले टैक्सेशन वाले मिलेंगे। जैसे कुछ फंड्स आपको मिलेंगे डेट टैक्सेशन वाले, जहां पे वो शायद 65% तक इक्विटी को नहीं लेके जाते हैं, बट अदर एसेट्स पे उनका काफी फोकस है, जैसे नितेश भाई ने बताया था। तो आपका गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, और क्योंकि हमने बोला कि मिनिमम 3 एसेट होने चाहिए, बट 3 के अलावा भी होते हैं, बिकॉज बहुत सारे हम फंड हाउसेस के साथ जब इंटरेक्शन करते हैं तो वो बताते हैं कि उनको शायद कॉपर में भी उनको थोड़ा सा लग रहा है कि मूवमेंट हो सकती है, सिल्वर उन्होंने बढ़ा दिया है, या गोल्ड को थोड़ा कम कट डाउन किया, या दूसरी तरफ उनको लगता है कि डेट मार्केट में जो है, बॉन्ड मार्केट में अगर यील्ड्स यहाँ से यहाँ सॉफ्ट होती हैं तो डेट साइड में भी उनको एक अच्छा अपसाइड मिल सकता है। इक्विटी साइड में भी अगर यूएस इक्विटीज में उनको हैवी हो गया है तो उनको लगता है कि हम यूएस इक्विटी कट डाउन कर देते हैं और इंडियन इक्विटीज। तो बहुत सारे एसेट क्लास में वो जो डायनामिकली जो फंड मैनेजर इसको मैनेज करते हैं उसके हिसाब से एलोकेशन चेंज हो जाती है। बट ब्रॉडली अगर आप बोलें कुछ एग्जांपल्स, कि जैसे आईसीआईसीआई प्रू का मल्टी एसेट फंड है, वो लार्जली इक्विटी ओरिएंटेड ही रहता है, और जब से उन्होंने उसको लॉन्च किया वो इक्विटी ओरिएंटेशन के थ्रू ही रहता है। हालांकि एलोकेशन उसमें बहुत सारे एसेट क्लास में है, बट दे मेक श्योर कि वो 65% इक्विटी का रहे। हाउएवर यहाँ पे अगर आप निपॉन इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड देख लें, तो वो एफओएफ कैटेगरी के थ्रू जो है 2 साल का अगर टाइम होराइजन है इन्वेस्टर्स के पास में, तो उसमें फिर इक्विटी टैक्सेशन आ जाती है 12.5% की। तो वहां पे टाइम होराइजन जो है वो 2 साल का होना चाहिए। तीसरी तरफ अगर आप आ जाए तो कुछ फंड, जैसे आप ले लीजिए एसबीआई का मल्टी एसेट एलोकेशन फंड हो गया, या व्हाइट ओक का जैसे बात कर रहे थे, तो इनका जो टैक्सेशन है वो डेट का है। तो इसमें जो निवेशक है उनको ये देखना बहुत जरूरी है कि उनको अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से क्या टैक्सेशन ज्यादा कारगर साबित होगी। अब जैसे मान लीजिए कोई रिटायर्ड निवेशक है और जिनको टैक्सेशन में बहुत ज्यादा उनकी इनकम नहीं है, और उनको 12 लाख तक, जैसा अभी जो नए रूल के हिसाब से हो गया कि कोई टैक्स नहीं है, तो उनके लिए
फंड की परफॉर्मेंस और एलोकेशन और प्लस उसका क्या एक्सपेक्टेड रिटर्न आ सकता है उसको ध्यान में रखते हुए वो अगर डेट का फंड भी अगर उनको कोई एक अच्छा लगता है तो वो ले सकते हैं, बिकॉज जो भी उनकी इनकम होगी वहां पे उनको टैक्स स्लैब के नीचे रहेगी तो उनको टैक्स लायबिलिटी आएगी नहीं। जबकि अगर उन्होंने इक्विटी टैक्सेशन ले लिया और मान लीजिए वहां पे एक बड़ा पोर्टफोलियो उनका ओवर द इयर्स बन गया और वहां पे यदि वो पैसा निकालते हैं तो वो कैपिटल गेन उनको 1.25 लाख का जो एग्जाम्पशन है उसके बियॉन्ड देना ही पड़ेगा। तो पॉइंट ये है कि हर एक निवेशक को अपने टैक्स स्लैब्स के हिसाब से देखना ही पड़ेगा कि क्या उनके लिए सही ऑप्शन रहेगा। बट मल्टी एसेट में ब्रॉडली आपको डेट भी मिलता है, इक्विटी भी मिलता है, और एफओएफ कैटेगरी में आएंगे तो वहां पे भी इक्विटी टैक्सेशन है, बट वहां पे जो है टाइम जो 2 साल का होना चाहिए होल्डिंग पीरियड, इक्विटी वाले में 1 साल का होना चाहिए, और डेट में क्योंकि आप उन्होंने पैरिटी लेके आ गया है तो टैक्स स्लैब के हिसाब से जो है वो आपकी टैक्सेशन आएगी इररिस्पेक्टिव ऑफ द होल्डिंग पीरियड। एब्सोल्युटली। तो ये थोड़ा सा एक जो बारीकी आ गई पोस्ट बजट टैक्सेशन को लेकर, जिसमें मल्टी एसेट एलोकेशन फंड भी आता है, क्योंकि एक तीसरी कैटेगरी बना दी गई थी उससे पहले वाले बजट में। उसमें कुछ ऐसे फंड्स हैं जिनका इक्विटी जो कंपोनेंट है वो 65% से कम है, तो उनकी जो टैक्सेशन है वो विकास ने बताई है हमें, क्योंकि कुछ ऐसे फंड्स हैं जो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में आते हैं। जैसे आईसीआईसीआई प्रू इक्विटी ओरिएंटेड है तो उसमें लगेगा इक्विटी के तर्ज पर, और एसबीआई या वाइट ओक है नॉन इक्विटी की तर्ज पर इक्विटी टैक्सेशन उस पर बनता है। पर एक बात मैं नितेश आपसे समझना चाहती हूँ कि जो फंड का परफॉर्मेंस है हमने देखा है पिछले कई महीनों से, इनफैक्ट इस पूरा जो 2025 का फर्स्ट हाफ रहा है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स का एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस रहा है एज कंपेयर टू अदर फंड्स, डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स। तो अभी आने वाले टाइम में, क्योंकि मार्केट में अभी भी करेक्शन का मूड माहौल है, क्योंकि अनसर्टेनिटी बनी हुई है, गोल्ड लगातार ऊपर चढ़ते जा रहा है, कमोडिटीज़ की हम बात कर रहे हैं, डेट में भी अपॉर्चुनिटीज़ है, तो ऐसे मौके पर मल्टी एसेट एलोकेशन फंड को कोई पोर्टफोलियो में किस लिहाज से शामिल करे आने वाले समय में? अब बिल्कुल स्वाति, लास्ट 1 साल से एक आप बोल सकते हो मार्केट एक टाइम करेक्शन फेज में है। हमने सितंबर में हाई देखा, उसके बाद थोड़ा प्राइस करेक्शन भी देखा, और एटलीस्ट 4 से 6 महीने में हम देख रहे हैं कि मार्केट एक प्राइस करेक्शन फेज में। ऐसे समय में स्वाति पास्ट में भी देखा गया है कि आपका असेट एलोकेशन बहुत काम आता है, और हम आपके शो के माध्यम से और हर जगह पे हम बोलते रहते हैं कि असेट एलोकेशन इज द की टू सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग। और ये भी बोला गया है कि 90% ऑफ पोर्टफोलियो का जो रिटर्न है ना स्वाति, वो आता है असेट एलोकेशन से। और हम तो आज बात ही कर रहे हैं मल्टी असेट एलोकेशन फंड की, तो शायद मैं एज एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर असेट एलोकेशन नहीं कर पा रहा हूं या उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा हूं, पर अगर ये कैटेगरी के फंड मेरे पास है और ये उसने प्रूव किया है कि अगर किसी ने ये लास्ट 1-2 साल में इन्वेस्ट करके रखा है स्वाति, तो भले ही मार्केट ने फ्लैट रिटर्न या नेगेटिव रिटर्न दिया है, पर ये फंड ने आपको पॉजिटिव और कोई कैटेगरी में तो पॉजिटिव डबल डिजिट रिटर्न भी दिया है। उसका कारण ये है कि भले ही आपकी इक्विटी इतनी नहीं चली, पर आपके डेट में रेट कट के कारण डेट ने एक अच्छा रिटर्न दे दिया, और हीरो निकल के आ रहा है आपका गोल्ड एंड सिल्वर। मोस्ट ऑफ द मल्टी एसेट एलोकेशन फॉर आई वुड से ऑल द मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के पोर्टफोलियो में आपको गोल्ड या तो गोल्ड एंड सिल्वर दिखेगा। और बिकॉज भले इक्विटी ज्यादा करेक्ट नहीं हुआ है या टाइम करेक्शन में चल रहा है, पर सामने गोल्ड और सिल्वर ने अच्छा रिटर्न दिया है, उसकी वजह से ये अच्छा परफॉर्मेंस देखने को आया है। और स्वाति, अगर कोई इन्वेस्टर आज ये शो देख रहा है और शायद एक लमसम या एक एसटीपी के माध्यम से भी ये फंड में आ रहा है, तो मुझे लग रहा है बिकॉज इक्विटी अभी भी इतना, मैं बोल सकता हूँ इतना रीजनेबल वैल्यूएशन तो नहीं है, एक एक्सपेंसिव भले ही नहीं हो पर रीजनेबल भी नहीं है, तो उसके कारण शायद इक्विटी टाइम करेक्शन फेज में और भी रहे, और गोल्ड भी शायद इतना ना चले। बट ओवरऑल अगर असेट एलोकेशन प्रॉपर है, जो कि एक मल्टी असेट एलोकेशन फंड में है, क्योंकि वो डायनामिकली आपकी असेट्स मैनेज करेंगे, इक्विटी, डेट, गोल्ड और मे बी फॉरेन इक्विटी, उसकी वजह से इधर से मैं अगर 1-2-3 साल का होराइजन भी लेता हूं, तो मुझे लगता है भले ही शायद आपका इक्विटी या स्टैंड अलोन गोल्ड फंड इतना अच्छा रिटर्न नहीं दे, पर एक मल्टी असेट एलोकेशन ये टाइम में भी एक अच्छा रिटर्न दे सकता है, जो कि हमने पास्ट में देखा है। एब्सोल्युटली। तो ये रहे कुछ फंड्स जो हम आपको दिखा भी रहे हैं। ये बेसिकली हम कह सकते हैं कि टॉप परफॉर्मिंग फंड्स हैं विद गुड AUM, जिनके जो फंड और एलोकेशन कॉम्पोजिशन है उसके ज़रिए हम समझने की कोशिश करें कि एक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स जो है वो कहाँ पर कैसे इन्वेस्ट करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, इस पर चर्चा हम जारी रखेंगे हमारे दोनों एक्सपर्ट्स के साथ, बने रहिए। बात करें
आज मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स की। हमारे साथ हैं विकास पुरी और साथ ही नितेश बुद्धदेव। विकास, अगर हम दो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स को कंपेयर करते हैं, यहाँ पर हम दो बड़े फंड्स ही ले लेते हैं जिनका सबसे बड़ा AUM है। सबसे बड़ा तो वैसे ICICI प्रू ही है, एक SBI ले लें या फिर एक HDFC मल्टी एसेट फंड भी ले लें। क्या एक डिफरेंस है जो इनके कॉम्पोजिशन में जो आप देख रहे हैं? क्योंकि किसी को अगर एक अच्छा मल्टी एसेट एलोकेशन फंड अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना है, क्योंकि कुछ बारीकियां हैं जो ये जो इन फंड्स को एक दूसरे से अलग करती हैं, तो वो कौन सी बारीकियां समझे और फिर ऐसे फंड को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें? देखिए स्वाति, जैसे आपने बात किया, ICICI प्रू लगभग 66,000 करोड़ के ऊपर का AUM हो गया इनका, और काफी लंबे समय से है ये इनका फंड चलते आ रहा है और कंसिस्टेंटली परफॉर्म भी किया है। और क्योंकि इक्विटी टैक्सेशन है तो 3-4 चीजें ऐसी हैं जो इसकी फेवर में जाती हैं। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो 65% के ऊपर इनका इक्विटीज का जो है एलोकेशन रहता है। उस जो 65% इक्विटीज का है स्वाति, उसमें भी अगर आप देखेंगे तो लगभग 45-46% तो लार्ज कैप जो स्टॉक्स है उसमें है। बाकी का थोड़ा सा एक्सपोजर मिड कैप और स्मॉल कैप की तरफ है, तो बहुत कम वहां पे एक्सपोजर है इनका। इसके अलावा इन्होंने जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज है तो उसमें भी 8 से 10% का एलोकेशन रहता है। क्योंकि एलोकेशन थोड़ा चेंज होता रहता है तो एक फ्रैक्शनल डिफरेंस हो सकता है, बट ब्रॉडली इनका ये है। इसके अलावा गोल्ड और सिल्वर जो है इनका 10 to 12% का इनका जो होल्डिंग है, उसमें भी अब इन्होंने जैसा गोल्ड को थोड़ा सा कम किया और सिल्वर को इन्होंने बढ़ा लिया। उसके अलावा इन्होंने जिंक, कॉपर और कुछ दूसरे मेटल्स एंड इन्वेट्स को भी इंक्लूड किया। तो एक बहुत ही ट्रू टू द लेबल फंड है जिसमें लगभग हर तरह का एसेट जो है उसमें कैरी किया है इन्होंने। अब यहीं पे अगर हम SBI की बात कर लेते हैं तो उसमें जो उनका डोमेस्टिक इक्विटीज है वो रफली 45% के आसपास है, और उसमें लगभग 20% के आसपास लार्ज कैप हो गया, 6-7% के आसपास मिड कैप है और 7-8% का इनका जो है स्मॉल कैप है। उसके अलावा जो इनका 35-36% जो है वो डेट साइड इनका है। तो अब आप ये देखें, इनका यहाँ पे जो एलोकेशन है वो डेट की तरफ ज्यादा इनका रुझान हो गया। इसी तरीके से वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज में इनका निवेश है, और 28% के आसपास जो है लो रिस्क जो सिक्योरिटीज है। तो क्योंकि डेट की तरफ इनका जो अगर एलोकेशन ज्यादा है, तो जब हम कंपैरिजन की बात करते हैं, हालांकि नाम मल्टी एसेट है इनका, लेकिन जब किसी इन्वेस्टर को यहाँ पे कंपेयर करना होगा तो मुझे लगता है कि आप एक ICICI के अगर मल्टी एसेट फंड में है तो आप बैलेंस एडवांटेज फंड या इक्विटी हाइब्रिड फंड के साथ आप कंपेयर करिएगा। और जब SBI के आप फंड की कंपैरिजन की बात करते हैं तो तब आप एक जिसको कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड होता है वो कैटेगरी, या इक्विटी सेविंग्स फंड हो गया, वो कैटेगरी के साथ थोड़ा सा पैक करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। बिकॉज जो नेचर ऑफ द जो कंस्ट्रक्ट है उसका वो थोड़ा उस तरीके का जिसमें डेट की एलोकेशन ज्यादा है। वैसे ही अगर आप देखेंगे HDFC का, तो पे उनका इक्विटी कंपोनेंट 66% के ऊपर आ रहा है, इंडियन इक्विटीज की बात कर रहा हूँ। और उसमें उन्होंने थोड़ा सा जो एक्सपोजर है वो डेट साइड पे जो 11-12% का जो लास्ट फैक्ट शीट के हिसाब से था, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज में भी है। तो इस तरीके से गोल्ड का जो है इनका 10% का है अभी एलोकेशन, क्योंकि जो फैक्ट शीट्स है वो थोड़ी लैग के साथ आती हैं, तो हो सकता है अभी नए वाले में हो सिल्वर भी ऐड किया हो, बट इनविट्स है और रीट्स भी हैं। तो इस तरीके से ये दोनों जो फंड्स हैं, जैसे हमने बोला ICICI और HDFC, वो इक्विटी हैवी है जिसकी वजह से टैक्सेशन इक्विटी में आ गया, और SBI का जो है वो डेट थोड़ा ज्यादा है, तो डेट टैक्सेशन के हिसाब से उनका जो कंस्ट्रक्ट है। ओके सिमिलरली रितेश, अगर हम निपॉन इंडिया मल्टी एसेट और व्हाइट ओक मल्टी एसेट की बात करें, क्योंकि व्हाइट ओक का आपने अभी जिक्र भी किया था, जैसे व्हाइट ओक में US इक्विटी भी शामिल है, हम डोमेस्टिक इक्विटी की बात करते हैं जो व्हाइट ओक में अराउंड 37-38% है, और डेट भी इन्होंने लगभग इतना ही रखा है, और मोस्टली हम देखते हैं कि नॉन इक्विटी टैक्सेशन में व्हाइट ओक आता है। निपॉन का अगर समझ ले तो इनका अप टू 58-59% डोमेस्टिक इक्विटी है। यहाँ पर जो कॉम्पोजिशन है इवन विद इन लार्ज, मिड और स्मॉल कैप, जो मार्केट कैप का जो एक्सपोजर है ऐसे दो फंड्स में, ये कैसे प्ले आउट हो रहा है इन दो फंड्स के लिए? बिल्कुल स्वाति जैसे विकास जी बात कर रहे हैं, पहले तो आपका डिफरेंस आता है असेट एलोकेशन में कि कितना इक्विटी है, कितना डेट है, कितना गोल्ड है, कितना फॉरेन इक्विटी है या फॉरेन इक्विटी नहीं है। तो जैसे आप देख पा रहे हो स्वाति, निपॉन मल्टी असेट एलोकेशन में तकरीबन 9.28 और तकरीबन 10% जितना फॉरेन इक्विटी है। शायद मोस्ट ऑफ द फॉरेन जहाँ पे आप फंड में निवेश कर सकते हो उसमें कैप लगा दी गई है 2022 से। बट अभी भी जैसे कि आप निपॉन मल्टी एसेट एलोकेशन देख रहे हो और उसमें कोई 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है तो उसका 10,000 कहाँ जा रहा है? फॉरेन इक्विटी में जा रहा है।
हालांकि अब बात करते हैं कि ये आपका हो गया एसेट एलोकेशन डिफरेंस है निपॉन मल्टी एसेट एलोकेशन में और व्हाइट ओक में। आप देखते हो जैसे आपने बोला एक काइंड ऑफ अ बैलेंस्ड अप्रोच है जहां पे आपका इक्विटी आपको मिल रहा है अराउंड 40%। पर स्वाति इसमें भी आपको देखना पड़ेगा कि आर्बिट्राज वाला पोर्शन भी इसमें है, बिकॉज 35% के ऊपर आपको इक्विटी रखना है। आपके वो 24 मंथ्स एंड अबव अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन चाहिए 12.5% वाला, तो आपका 35 से 65% इक्विटी होना चाहिए, जो व्हाइट ओक मेंटेन करता है। अभी बात करें व्हाइट ओक के अलोकेशन की इनसाइड द इक्विटी अलोकेशन ऑल्सो, जो डाइवर्सिफिकेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। एसेट अलोकेशन की तो हमने बात कर ली कि इक्विटी, डेट, गोल्ड, फॉरेन इक्विटी क्या है, बट जब बात आती है उसके अंदर जब आप इसका इक्विटी अलोकेशन खोल के देखते हो तो एक अल्फा उधर से भी ऐड हो सकता है कि आप कितना मिड एंड स्मॉल कैप फंड में रख रहे हो। तो अभी जहां पे मिड कैप का एक्सपेंसिव वैल्यूएशन लग रहा है तो व्हाइट ओक ने और इवन निपॉन मल्टी एसेट एलोकेशन ने भी स्मॉल कैप का अलोकेशन उसके लार्ज अपना जो एक इक्विटी अलोकेशन है जो निपॉन में अराउंड 50% है और व्हाइट ओक में तकरीबन 35% है, उसके अंदर आपको एक स्मॉल कैप का अलोकेशन भी मिलेगा। तो स्वाति जैसे हम आज डिस्कस कर रहे हैं कि इसकी फंड फैक्ट शीट आपको जरूर देखनी पड़ेगी। अगर आप एक निवेशक हो तो आप एक फ्रंट ऑफ सिर्फ रिटर्न देख के या कोई रेशियो देख के डिसाइड नहीं कर पाओगे, बिकॉज जब आप फैक्ट शीट देखते हो तब आपको पता चल रहा है कि कौन से असेट इसमें शामिल है और असेट के अंदर भी आपका जो इक्विटी पोर्शन है या तो डेट पोर्शन है उसके अंदर उसका डाइवर्सिफिकेशन क्या है। पर ये एक बहुत ही एक अच्छा देखने को मिला है स्वाति के, बहुत ही अच्छी तरीके से बेंचमार्क हर ये जो फंड की हम बात करें इसमें से काफी सारे फंड बेंचमार्क को बीट कर रहे हैं और ये एक बहुत बड़ी बात है। एब्सोल्युटली। तो ये हमने कुछ टॉप परफॉर्मिंग मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स की बात की, समझा क्या कॉम्पोजिशन है ऐसे फंड्स का, कैसे आपको चुनना चाहिए टैक्सेशन के आधार पर, इनके एसेट एलोकेशन के आधार पर, ना सिर्फ एसेट एलोकेशन बल्कि विद इन मार्केट कैप एलोकेशन के आधार पर। और कुछ यही फंड्स हमारे विकास, हमारे आज के एक्सपर्ट विकास और नितेश के भी पसंदीदा फंड्स रहे हैं जिस पर आज हमने की है चर्चा। अब बहुत धन्यवाद करेंगे दोनों एक्सपर्ट्स का हमारे साथ आज इस शो में शामिल होने के लिए और चर्चा करने के लिए उनके पसंदीदा मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स के ऊपर। चलिए एक छोटा ब्रेक लेते हैं, खबरें जारी रहेंगी, देखते रहिए जी बिजनेस।